अर्थ मूवमेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अर्थ मूवमेंट। देखो, इससे हमें पता लगता है अर्थ मूवमेंट का मतलब है, यहाँ पे आपको जो शब्द दिखाई दे रहा है चलन या चलना, तो पृथ्वी का चलना, पृथ्वी का चलना क्या होता है? अर्थ मूवमेंट। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है, जो पृथ्वी दो प्रकार की गतियां करती है। एक गति कौन सी है आपकी? परिक्रमण, परिक्रमण, और दूसरे प्रकार की गति है आपकी परिभ्रमण। परिक्रमण में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, एक तरीके से इसके चारों ओर गति करती है। दूसरे प्रकार में परिभ्रमण करती है, अपनी ही अक्ष पर घूमती है। तो इन दोनों प्रकार की गतियों में पृथ्वी का संपूर्ण भाग हिस्सा लेता है, संपूर्ण भाग गति करता है। तो ये जो गति है वो गति हमारी इस वाला जो ये वाला जो आपका भू संचलन है इससे भिन्न है। इन दोनों प्रकार की गतियों में तो देखो संपूर्ण पृथ्वी हिस्सा लेती है, लेकिन इस वाले संचलन में जिसे हम पढ़ रहे हैं भू संचलन में, भू संचलन में इसमें क्या होता है? देखो, एक छोटा भूभाग पृथ्वी का एक छोटा भूभाग अपने आसपास के भूभागों की तुलना में संचलन मतलब गति करता है, संचलन करता है। भू संचलन में एक छोटा सा भाग है वो गति करता है। जैसे मान लो ये अफ्रीका है, इस अफ्रीका में इतना सा भाग है, इतने से भाग में संचलन हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? आपका भू संचलन। परिभ्रमण और परिक्रमण में संपूर्ण पृथ्वी भाग लेती है, लेकिन जो आपका भू संचलन है इसमें पृथ्वी का एक छोटा सा हिस्सा भाग लेता है। अब देखो, पृथ्वी के धरातल के ऊपर किस किस प्रकार की जो गतियां हैं वो कैसे कैसे होती हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। ये पृथ्वी है आपकी, यदि हम माने इसका ये भूपटल, यदि ये हम इसका भूपटल लेते हैं, यहां से लेते हैं ये वाला भाग, इतनी सी दूर में ये वाला हिस्सा। अगर इस हिस्से की बात करें तो ये वाला हिस्सा, इसके ऊपर देखो दो प्रकार के बल काम करते हैं मुख्य रूप से। एक बल है जो बाहर से लगेगा और दूसरा बल है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग से लगेगा। दो प्रकार के बल हैं जो इसके भूपटल पर लग सकते हैं। वो एक हो गया पृथ्वी के बाहर से और एक हो गया पृथ्वी के आंतरिक भाग से। जो बाहर से जो बल लगता है उसे बोलते हैं बहिर्जात। उसको क्या बोलते हैं? बहिर्जात। बहिर्जात अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एक्सोजेनेटिक। एक्सोजेनेटिक बहिर्जात का मतलब होता है जिसका जन्म बाहर हुआ है, जिसका जन्म बाहर हुआ है, पृथ्वी के धरातल से बाहर हुआ है, बहिर्जात। दूसरा प्रकार का बल है उसको बोलते हैं अंतर्जात। ये हो गया आपका अंतर्जात। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एंडोजेनिक। एंडोजेनेटिक आंतरिक। अंतर्जात, अंतर्जात का मतलब हुआ है, अंतर्जात का मतलब है जिसका जन्म पृथ्वी के आंतरिक भाग से हुआ है। मुख्य रूप से दो प्रकार के बल हो गए, एक बाहर से लगने वाला बहिर्जात, एक अंदर से लगने वाला अंतर्जात।
ये जो बहिर्जात बल है इसके बारे में एक चीज और हम जान सकते हैं। ये देखो, ये बहिर्जात बल होते हैं, ये भूपटल के ऊपर समरूपता लाने का प्रयास करते हैं। ये क्या करते हैं? भूपटल पर समरूपता लाने का प्रयास करते हैं, ये समरूपता लाते हैं। अंतर्जात बल क्या करते हैं? ये विषमता पैदा करने का काम करते हैं। अंतर्जात बल क्या करते हैं? ये विषमता पैदा करने का कार्य करते हैं। ये हो गया आपका विषमता पैदा करते हैं। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। यदि हम बाहर बहिर्जात बल का उदाहरण लें तो जैसे नदी है, नदी जब बहती है तो समुद्र की तरह बहती है, पर्वतों को काट काट के, जो ऊंचे भाग हैं उनको काट काट के लाके नीचे वाले भाग जो समुद्र है उनमें जमा करती रहती है और धीरे धीरे एक समतलीकरण का कार्य करती है और एक दिन पूरे पर्वत को काट के समुद्र में जमा कर देती है और एक समतल भूपृष्ठ का निर्माण करती है। तो बहिर्जात बल क्या करते हैं? समतलीकरण करते हैं, समरूपता लाते हैं। अंतर्जात बल होते हैं वो विषमता लाते हैं। इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, देखो आगे। अब एक चीज ये जान सकते हैं हम लोग, ये जो अंतर्जात बल हैं, इन अंतर्जात बल के कारण क्या है? बल के देखो, अंतर्जात बलों के कारक, ये अंतर्जात बल पैदा कैसे होते हैं? तो हम देखते हैं, देखो, पृथ्वी के आंतरिक भागों में विभिन्न प्रकार की रेडियो किरणें पाई जाती हैं। उन रेडियो किरणों के कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान पैदा होता है और उस तापमान के कारण कहीं किसी स्थान पर तापमान ज्यादा है, किसी स्थान पर तापमान कम है। तो तापमान के कारण चट्टानों में फैलाव और सिकुड़न होती रहती है, फैलाव और सिकुड़न होती रहती है। तो इस फैलाव और सिकुड़न के कारण ऊपरी भागों में संचलन होता है और वही संचलन यहाँ पर विषमता पैदा करता है। कहाँ पर? भूपटल पर। तो अंतर्जात बलों के कारण देखो क्या है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान जनित, तापमान से पैदा हुई तापमान जनित फैलाव व सिकुड़न अंतर्जात बल है। अंतर्जात बल हो गए आंतरिक भागों में जो तापमान है उसके कारण जो चट्टानों में फैलाव या सिकुड़न होता है। ये फैलाव और सिकुड़न क्या करता है? संचलन पैदा करता है, ये संचलन पैदा करता है। ठीक है, यहां तक। अब एक बात ऐसे पूछ सकते हैं कि ये तापमान आता कहाँ है, तापमान पैदा कहाँ होता है? तो इसके लिए एक मुख्य कारण आपका है, ये जो आपका तापमान है, इस तापमान का कारण है रेडियो किरण, मुख्य रूप से रेडियो किरणें, रेडियो किरणें। यहां तक हो गया। पृथ्वी के आंतरिक भाग में रेडियो किरणों के कारण तापमान उत्पन्न होता है। तापमान में भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्नता होती है, इस कारण वहां पे चट्टानों में सिकुड़न और फैलाव की दर होती है, भिन्न भिन्न होती है। इस कारण वहां पर भू संचलन की क्रिया होती है। अब हम आगे देखो, इसको हम देखते हैं, जो आंतरिक भाग में जो बल पैदा हो रहा है, जो संचलन पैदा हो रहा है, वो किस किस तरीके से हो सकता है, इसको देखते हैं। देखो, जैसे
अब यहां मान के चलिए हम लोग ये वाला स्थान ले लो एक बार, ये वाला स्थान है आपके पास, इसमें अंतर्जात बल लगे हैं। तो अंतर्जात बल लगे हैं, इनकी अंतर्जात बलों का देखो क्या क्या दिशा हो सकती है। ये बल आपके यहाँ पर नीचे की ओर लग सकता है, पृथ्वी के केंद्र की तरफ। यहाँ पृथ्वी का अंदर भी बीच में केंद्र होगा कहीं अंदर, ये पृथ्वी के केंद्र की ओर लग सकता है, ये केंद्र से दूर लग सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, ये ऐसे इस क्षैतिज रूप में लग सकता है, इसके पटल के समानांतर, और ये ऐसे लग सकता है। ये 4 तरीके से लग सकता है। अच्छा देखो, एक कैसे और लग सकता है मैं आपको बताऊं। ये देखो, इसको समझने के लिए ये है, या इसको दोबारा समझते हैं। देखो, अब ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के धरातल पर आंतरिक बलों के कारण, धरातल के ऊपर आंतरिक बलों के कारण बल किस किस दिशा में लग सकता है। देखो, जैसे ये वाला स्थान है, अपन ये वाला स्थान मानते हैं, ये वाला स्थान ले लेते हैं यहाँ पर इतना। इस वाले स्थान पर जो बल लग सकते हैं वो बल देखो, ये बल हो सकता है इस दिशा में लगे, या हो सकता है इस दिशा में। ये वाली दिशा है ऊपर की ओर, ये वाली दिशा है पृथ्वी के केंद्र की तरफ। तो ये बल हो गया आपके ऊर्ध्वाधर, केंद्र, एक बल जा रहा है केंद्र से दूर, एक बल जा रहा है केंद्र की ओर, दोनों क्या है ऊर्ध्वाधर। ये वाला ऊपरी मुखी, ये वाला इधर वाला अधोमुखी। एक बात ये हो सकती है। दूसरी बात क्या हो सकती है, ये बल आपके इस दिशा में लग सकते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत। एक बल इस दिशा में जा रहा है, एक बल नीचे वाली इस वाली दिशा में आ रहा है। ये वाला बल है इस वाले जो इसका जो समतल सतह है उसके समानांतर है, मतलब ये क्षैतिज बल है, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ये हो सकता है। तीसरा प्रकार हो सकता है, देखो यहां पर बल ऐसे लगे, इसको ऊपर लिख लेते हैं अपन, यहां लिख लेते हैं अपन इसको, अंतर्जात बलों के कारण ये यहां पर इस दिशा में लगे और यहां से इस दिशा में, दोनों एक ही तरफ आ रहे हो। तो ये 4 प्रकार के बल हो गए। मुख्य रूप से इनको क्षैतिज और लंबवत के आधार पर 2 भागों में बांट लेते हैं। एक क्षैतिज, इसमें एक ये वाला बल है और दूसरा ये वाला बल है, और लंबवत एक ये बल है और एक ये बल है। क्षैतिज बल क्या हो सकता है, दोनों एक ही तरफ आ सकते हैं और दोनों विपरीत दिशा में जा सकते हैं। ये दोनों बल एक ही दिशा में आ रहे हैं, ये वाले बल एक दूसरे से विपरीत दिशा में आ रहे हैं, लेकिन दोनों की जो दिशा है वो क्षैतिज है। इसमें ये लंबवत है, एक ऊपर की ओर जा रहा है, एक अंदर की ओर जा रहा है। अब हम इनको भिन्न भिन्न तरीकों से अलग अलग समझेंगे कि जब क्षैतिज बल है वो जब एक दूसरे की तरफ आते हैं तब क्या होता है, जब वो एक दूसरे से दूर जाते हैं तब क्या होता है। लंबवत बल है जब ऊपर की ओर जाता है उसमें क्या होता है, और जब वो नीचे की तरफ आता है तब उसमें क्या होता है। सामान्य भ्रंश, नॉर्मल फॉल। सामान्य भ्रंश का निर्माण देखो कैसे होता है, जब दो बल क्षैतिज रूप से एक दूसरे के विपरीत दिशा में कैसे लगेंगे। पहली बात है क्षैतिज, दूसरी बात विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा। विपरीत दिशा का मतलब देखो क्या हो जाएगा, एक यहां से इस दिशा में और दूसरा यहां से इस दिशा में। जब दोनों विपरीत दिशा में लगेंगे तो उसके कारण क्या होगा, जो बीच वाला भाग है इसमें क्या होगा, खिंचाव या तनाव।
खिंचाव या कहें तनाव। जब खिंचाव या तनाव होगा तो उसके कारण बीच वाले भाग में यहां से ये दरार का निर्माण हो जाएगा। दरार का निर्माण हो गया, ये इस दरार की गहराई है और ये इस स्थलखंड की ये गहराई है और ये स्थलखंड की विभिन्न परतें हैं। इस का निर्माण हो गया दरार का। जब दोनों भ्रंश, ये दोनों स्थलखंड भ्रंश के से दूर जाएंगे तब देखो क्या होता है। ये देखो दोनों स्थलखंड एक दूसरे से दूरी पे हो रहे हैं, एक स्थलखंड नीचे की ओर चला गया। इसको दोबारा देखो आप एक बार। ये देखो ये वाला स्थलखंड उधर भी जा रहा है और नीचे की तरफ भी जा रहा है, मतलब दोनों के बीच में तनाव हो रहा है। ये देखो, अब इस घटना को, इस स्थलाकृति को हम लोग समझते हैं। देखो इसमें जो बल लगा है वो इस दिशा में, वो इसमें जो बल लगा है वो इस दिशा में। ठीक, ये आपका भ्रंश हो गया, ये भ्रंश रेखा एक। इस भ्रंश रेखा से ये देखो एक दिखने में दिख रहा है कि एक ढलुआ आकृति में, एक ढालू नुमा स्थलाकृति का निर्माण हुआ यहाँ पे, ये वाला। ये है आपका भ्रंश तल, इसको क्या बोलते हैं? भ्रंश तल। ये है आपका, देखो इसको बोलते हैं भ्रंश तल। ये है आपका भ्रंश तल, इसको भ्रंश तल बोलते हैं। इस भ्रंश तल के सहारे ये वाला स्थलखंड फिसल के नीचे की तरफ चला गया। ये हो गया आपका भ्रंश तल, या इसको फोल्ड प्लेन बोलते हैं अंग्रेजी में, फोल्ड प्लेन, फोल्ड प्लेन। अब देखो आगे इसमें देखते हैं, ये भ्रंश का झुकाव है। झुकाव क्या होता है? ढाल होता है, नति जिसको बोलते हैं। ये झुकाव है, ये क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा है। इस क्षैतिज रेखा के साथ ये भ्रंश जो कोण बना रहा है, भ्रंश का कोण क्षैतिज के साथ, इसको बोलते हैं, इसको क्या कहेंगे? भ्रंश नति। ये हो गया आपका भ्रंश नति, भ्रंश का ढाल, ये वाला कोण भ्रंश नति कहलाएगा, या फोल्ड भ्रंश नति। भ्रंश नति को बोलते हैं फोल्ड डिप, फोल्ड डिप, भ्रंश नति। बात एक। अब देखो आगे देखते हैं, इसमें भ्रंश तल हो गया। ये जो ढालूनुमा स्थलाकृति का निर्माण हुआ है, जो स्थलाकृति तीव्र ढाल वाली होती है, उसको भूगोल में कगार बोलते हैं। तो ये कगार है, तो इस कगार का निर्माण इस भ्रंश के कारण हुआ है। ये भ्रंश पड़ा, भ्रंश के कारण ये वाला स्थलखंड नीचे गया और इस कगार का निर्माण हो गया। इस कारण इसको भ्रंश कगार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ये आपका भ्रंश कगार, ये भ्रंश कगार, ये हो गया आपका भ्रंश कगार। इसको भ्रंश कगार भी बोलते हैं। अब इसके बाद देखो एक चीज जो जानना बहुत जरूरी है इसमें, ये जो कगार है इसका जो ढाल है, कगार है इसका जो ढाल है, इस ढाल की बात करते हैं। देखो इसका ढाल है ऐसे, ऐसे ढाल है इसका। ढाल को पहचान के लिए क्या करते हैं, ढाल जानने के लिए यदि हम यहाँ पर जल को डालेंगे तो वो जल यहाँ से बहता हुआ ढाल के सहारे नीचे उतरता है। जल हमेशा ढाल के सहारे नीचे उतरता है, वो ढाल को बताता है। तो ये इधर आएगा, ये इसका ढाल है। ढाल, अच्छा ये क्या है? इसका ढाल है। इस ढाल के साथ 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा,
चित्र में ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा, इस रेखा को क्या कहेंगे? जो इस ढाल के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, उस रेखा का जो नाम पड़ा है वो देखो कैसे है। ये ढाल है, तो ढाल के लिए अपने पास शब्द होता है नति। नति के साथ कितना डिग्री का कोण? 90 डिग्री का कोण। अब देखो ये नति के साथ 90 डिग्री का कोण। अच्छा, 90 डिग्री का कोण होता है, उसको हम क्या बोल देंगे? उसको क्या बोल देंगे? उसको हम लंब बोल देंगे। तो ये नति और 90 की जगह लंब बोल देंगे, तो ये हो गया नति लंब। नति लंब, नति के साथ 90 डिग्री का कोण, अंग्रेजी में इसको बोल देते हैं स्ट्राइक। ये नति लंब हो गई। इस नति लंब के बारे में एक बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि ये हमेशा क्षैतिज होती है। कैसी होती है? क्षैतिज होती है। नति लंब हमेशा क्षैतिज दिशा में होता है। ये हो गई बात। इसके बाद देखो ये वाला स्थलखंड है, ये वाला स्थलखंड नीचे की तरफ गया है। ऐसा लगता है कि जो इस पर जो बल लगा है, ये वाला विपरीत दिशा में जो लगा है, इस बल ने इसको नीचे की तरफ धकेल दिया या नीचे की तरफ फेंक दिया। नीचे आ गया ये। तो इसके लिए जो शब्द आएगा देखो, नीचे के लिए है अपने पास अधः, और फेंकने के लिए जो फेंका गया है उसके लिए आ गया क्षेपित। अधः क्षेपित, अंग्रेजी में बोलेंगे इसको डाउन, डाउन थ्रोन, डाउन थ्रोन। ये हो गया अधः क्षेपित, ये इसका नीचे की तरफ। अब देखो एक बात और जाननी है इसके बारे में। इस भ्रंश से पूर्व ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों साथ थे, दोनों साथ थे। तो ये देखो ये समानांतर और इसके अभी वर्तमान में ऐसी स्थिति है। ये दोनों के बीच में इतनी दूरी हो गई, ये दोनों के बीच की दूरी है, ये दोनों के बीच की दूरी आ गई। ठीक, ये भ्रंश है आपका। इस भ्रंश, ये भ्रंश की लंबाई, ऐसे भ्रंश लंबा है। इस भ्रंश के इस दिशा में एक बगल और इस दिशा में दूसरी बगल। जो बगल है उसको बोलते हैं हम पार्श्व। पार्श्व बोलते हैं बगल को। ये पार्श्व इधर और ये पार्श्व इधर। तो देखो इस भ्रंश के कारण, इस भ्रंश के कारण ये इतनी दूर बगल में चला गया। यहां से या तो ये कह दे कि ये यहां से इधर चला गया, या कह दे यहां से इधर आ गया। इतनी क्षैतिज दूरी बगल में चला गया वो। तो चला गया के लिए अपने पास फिर आएगा छेद। छेद का मतलब हो गया फेंकना, फेंक दिया गया बल के द्वारा। तो इसको बोलते हैं, जो क्षैतिज दूरी हो गई जो भ्रंश के पार्श्व में, इसको बोलते हैं पार्श्व छेद। यह आप हो गया पार्श्व छेद। ठीक है, यह आपका पार्श्व छेद हो गया। एक जो बात और जाननी है आपको कि जब किसी भूपटल को या किसी वस्तु को हम खींचते हैं और वो फैलती है, तो उसका जो क्षेत्रफल होता है या उसका जो भूपटल होता है उसमें क्या होता है? विस्तार होता है। तो भ्रंश के कारण, सामान्य भ्रंश में तनाव बल के कारण भूपटल का क्या होता है? विस्तार होता है। ये जानना जरूरी है। आगे चलो, आगे चलते हैं। ये देखो, ये एक ऊर्ध्वाधर चित्र है किसी चट्टान का, जो चट्टान की ये गहराई की ओर है। ये वाली दिशा चट्टान की गहराई बताती है। ये इधर ये गहराई है चट्टान की।
ये गहराई के साथ विभिन्न परतें हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ अलग दिख रहा होगा, जैसे ये वाली चट्टान है और ये वाली चट्टान है। ऐसा लग रहा है कि दोनों की बनावट सेम है, समान है। इसका मतलब किसी समय ये दोनों एक ही थी, एक ही परत का हिस्सा थी, ये वाली और ये वाली एक ही परत का हिस्सा थी। ये वाली और ये वाली ये दोनों भी एक ही दिखाई दे रही हैं, ये भी किसी समय एक ही का हिस्सा थी, एक ही परत का हिस्सा थी। अब देखो यहां पे इनके बीच में एक भ्रंश का निर्माण हुआ जहां से ये दोनों टूटी हैं, ये टूट गई यहां से, ये वाली यहां से, तो ये तो हो गया आपका भ्रंश। इसके भ्रंश के सहारे ये टूटी है और गति हुई है। अब देखो ये वाला भाग यहां था, यहां से ये नीचे की तरफ आया है, यहां से ये नीचे की तरफ आया है, ये वाला भाग यहां से ये नीचे की तरफ आ गया। ये देखो ये सारे इधर नीचे की तरफ आए। इधर से देखें तो ऐसा लगता है कि ये वाला भाग यहां था, यहां से ये ऊपर चला गया, तो ये ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर की तरफ। हो सकता है ये नीचे आई हो सकता है ये वाली ऊपर चली गई हो, या ऐसा भी हो सकता है ये थोड़ी नीचे आई हो, वो थोड़ी ऊपर चली गई हो। अब यहां हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें संपीड़न हुआ है या इसमें फैलाव हुआ है। इसके बल एक दूसरे के विपरीत थे या एक दूसरे की ओर थे, इस चट्टान के माध्यम से जानते हैं। देखो किसी समय ये वाली चट्टान और ये वाली चट्टान जुड़ी हुई थी, ये वाली चट्टान और ये वाली चट्टान जुड़ी हुई थी। अगर इसको हम ऊर्ध्वाधर ऐसे खींचे, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये दोनों किसी समय ये वाली यहां रही होगी या ये वाली यहां रही होगी। अब दोनों के बीच में दूरी आ गई, दोनों के बीच में ये वाली दूरी आ गई। देखो इतनी बड़ी दूरी आ गई, इसका मतलब है दोनों के बीच में दूरी आ गई, दोनों एक दूसरे से दूर चली गई। इसका मतलब निकलता है कि यहां से ये इधर बल लगा है और यहां से इधर लगा है, तभी ये दोनों के बीच दूरी बढ़ गई है। जब दोनों विपरीत दिशा में बल लग रहे हैं, ये इधर वो उधर, तो ये भ्रंश कैसा है? ये सामान्य भ्रंश है। ये कैसा है आपका? सामान्य भ्रंश। ये आपका सामान्य भ्रंश है। ये भ्रंश की पहचान है, दोनों बल हैं विपरीत दिशा में लगे हैं और इन चट्टानों के बीच में दूरी आ गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसकी बात करते हैं हम लोग। अब हम पढ़ेंगे उत्क्रम भ्रंश, अंग्रेजी में रिवर्स फॉल्ट। उत्क्रम भ्रंश, रिवर्स फॉल्ट। रिवर्स फॉल्ट क्या होता है, उसका कैसे बनता है, उसके बात करते हैं। देखो इसमें क्या होता है, दो बल हैं, दो क्षैतिज बल। इसमें भी क्या होता है, बल क्या है? क्षैतिज है, लेकिन ये क्या है? एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे की तरफ लग गए हैं। एक दूसरे की तरफ कैसे लगेंगे? जैसे ये इधर से ऐसे लगा है और ये इधर से ऐसे लगा है, एक दूसरे की तरफ लगेंगे। तो बीच वाले भाग में क्या होगा? बिछाव होगा, संपीड़न होगा। तो यहां पर क्या होता है? संपीड़न होता है या कहें बिछाव होता है। तो उस संपीड़न के कारण इस
संपीड़न के कारण यहां पर ये दरार का निर्माण होता है। ये दरार बन गई, संपीड़न के कारण दरार बन गई। इस दरार के सहारे जब ये वाला स्थलखंड और ये वाला स्थलखंड एक दूसरे के पास आएंगे तो यहाँ पे एक भ्रंश का निर्माण होगा। क्योंकि संपीड़न के कारण इसका निर्माण होता है, इसलिए इस भ्रंश को, उत्क्रमण भ्रंश को संपीड़नात्मक भ्रंश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? संपीड़नात्मक भ्रंश, कंप्रेसिव फॉल्ट, कंप्रेसिव फॉल्ट भी इसको बोलते हैं, संपीड़नात्मक भ्रंश। अब देखो क्या होता है, ये देखो दोनों स्थलखंड एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। एक स्थलखंड है वो दूसरे स्थलखंड के ऊपर की ओर उठ जाता है, या इसके ऊपर चढ़ जाता है, या इसके ऊपर सवार हो गया। देखो इसको दोबारा देखो एक बार, ये देखो ये वाला स्थलखंड दोनों एक दूसरे के समीप आ रहे हैं, एक दूसरे की तरफ ही बल लग रहा है, एक दूसरे की तरफ ही आ रहे हैं, और एक स्थलखंड वो दूसरे स्थलखंड के ऊपर आरूढ़ हो गया, उसके ऊपर चढ़ गया, उठ गया। अब देखो इसके बारे में जानते हैं हम थोड़ा सा। इसमें जो बल लगा है वो इस दिशा में, इसमें जो बल लगा है वो इस दिशा में, दोनों बल एक दूसरे की तरफ लगे हैं। ये जो आपको पूरा तो दिखाई दे नहीं रहा है, थोड़ा सा जो दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग जो नीचे दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, ये पूरा का पूरा यहां से लेके अंत तक, और इसके जो पीछे छुपा है वो वाला भाग, ये क्या है आपका? भ्रंश तल। भ्रंश तल है, इसके पीछे छुपा हुआ है वो भी भ्रंश तल है। इस भ्रंश तल के सहारे ये वाला भाग इसके ऊपर उठ गया, इस भ्रंश तल के सहारे ये वाला स्थलखंड इसके ऊपर उठ गया। अब देखो ये स्थलखंड ऊपर आया है, ऊपर आने के लिए अपने पास शब्द क्या होता है? देखो उद, या अपन सामान्य के लिए इसको उत समझ लेते हैं। उत का मतलब ऊपर की ओर, तो ये ऊपर की ओर आया है तो इसका हो गया ये नाम। उत्क्रम, इसका ऊपर आ गया है क्रम से इसके, तो ये हो गया आपका उत्क्रम। उत्क्रम भ्रंश नाम पड़ गया इसका, ऊपर उठा है इसलिए उत्क्रम भ्रंश। अंग्रेजी जो नाम पड़ा है इसका रिवर्स, वो इस कारण पड़ा है कि जो सामान्य भ्रंश था उसमें तो क्या है कि दोनों स्थलखंड दूर जा रहे थे, इसमें उसका बिल्कुल विपरीत हो रहा है, उल्टा हो रहा है, रिवर्स, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है रिवर्स फॉल्ट। ठीक है, अब देखो एक नाम हो रहा है इसका, ये उत्क्रम है, उत्क्रम भ्रंश है जो सामान्य भ्रंश का बिल्कुल विपरीत है। तो विपरीत बनाने के लिए देखो उत्क्रम है वो सामान्य से बिल्कुल विपरीत है, तो विपरीत के लिए अपन लगाएंगे वी उपसर्ग लगा के बन गया आपका ये व्युत्क्रम। इसको व्युत्क्रम भी बोलते हैं, ये आपका व्युत्क्रम भ्रंश भी कहलाता है। और देखो ये ऊपर आ गया, इसके इस वाले स्थलखंड के ये वाला स्थलखंड ऊपर आ गया, ऊपर आके इसके ऊपर बैठ गया, सवार हो गया, या कहें आरूढ़ हो गया, तो इसको आरूढ़ भ्रंश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आरूढ़ भ्रंश। आरूढ़ भ्रंश, आरूढ़ भ्रंश के साथ साथ इसको देखो एक नाम और है, ऊपर के लिए अपने पास शब्द होता है, एक अधि भी होता है, उत भी होता है, और अधि भी होता है। अधि का मतलब ऊपर या अधि, यहां पर अधि ऊपर बल के कारण इस वाले भाग को ऊपर फेंक दिया गया,
फेंक दिया गया। तो फेंकने के लिए जो हमारे पास शब्द क्या होता है, वो होता है फेंक दिया गया, क्षिप्त, अधिक्षिप्त। उपक्षेप से बना है आपका क्षिप्त, अधिक्षिप्त। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ओवर थ्रस्ट, ओवर थ्रस्ट फोल्ड। क्षिप्त शब्द है वो आप जानते ही हैं, छेप से आया है क्षिप्त, फेंका हुआ, छेप से क्षिप्त। क्षिप्त फेंका हुआ, ऊपर की तरफ फेंका हुआ है, इसलिए अधिक्षिप्त, ओवर थ्रस्ट। और इसके बारे में देखो, अब इसके बारे में एक बात जो जाननी है वो ये है कि जब किसी सतह को संपीड़ित किया जाता है, उसको दबाया जाता है, तो उसका क्षेत्रफल है, उसका भूपटल का जो विस्तार है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। तो उत्क्रम भ्रंश या रिवर्स फोल्ड में सतह है पृथ्वी की या भूपटल की, उसमें क्या होता है, कमी आती है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ये एक किसी भूपटल का ऊर्ध्वाधर चित्र लिया हुआ है। ये धरातल की इधर ये गहराई बताएगा, ये धरातल की गहराई है इधर, ये गहराई के साथ विभिन्न परतें आपको दिखाई दे रही है। इन परतों में देखो परतें, ये देखो, देखने में ऐसा लग रहा है कि ये जो परत है, ये वाली परत और ये वाली परत, इनकी संरचना समान है। ऐसा लगता है ये किसी समय ये दोनों परत एक ही परत रही होंगी, दोनों मिला के, फिर ये टूट के भ्रंश के कारण ये टूट के यहां से अलग अलग हो गई। अब देखो भ्रंश कहां दिखाई दे रहा है, ये भ्रंश आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, ये देखो यहां पर भ्रंश है आपका। इस भ्रंश रेखा के सहारे ये स्थलखंड टूटा है और इसमें सापेक्ष गति हुई है। अब देखो, अब ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये भ्रंश है वो सामान्य भ्रंश है या उत्क्रम भ्रंश है, सामान्य भ्रंश है या उत्क्रम भ्रंश है। इसको जानने का तरीका ये है, देखो अगर देखा जाए तो किसी समय ये वाला स्थलखंड का जो अंतिम सिरा है यहाँ पर, और ये वाला इस स्थलखंड का अंतिम सिरा है यहाँ पे, ये दोनों एक जगह रहे होंगे, या तो ये वाला स्थान है वो यहां रहा होगा या ये वाला स्थान यहां रहा होगा, दोनों जुड़े हुए थे। अब देखो वर्तमान स्थिति क्या है, ये देखो, ये या तो ये वाला इधर चला गया है या ये वाला इधर चला गया है। अगर ये कहें कि ये वाला इधर गया है, इसका मतलब इसमें इस दिशा में बल लगा है, और ये अगर ऐसा कहे कि ये वाला स्थलखंड इधर चला गया है, इसका मतलब है इसमें इस दिशा में बल लगा है। जब दो बल एक दूसरे की तरफ आते हैं तो व्युत्क्रम भ्रंश का निर्माण होता है। तब क्या होता है, व्युत्क्रम। देखो दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, तो ये क्या है, व्युत्क्रम भ्रंश का उदाहरण है आपका व्युत्क्रम भ्रंश या उत्क्रम भ्रंश, संपीड़नात्मक भ्रंश, आरूढ़ भ्रंश, अधिक्षिप्त भ्रंश, कुछ भी इसको बोल सकते हैं। अंग्रेजी में आपका हो गया रिवर्स फोल्ड, रिवर्स फोल्ड। ठीक है।